गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिद्धू सर। जैसा कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, याद रख लेना, छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर। याद रख लेना, छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर। जी ले जिंदगी खुद की तलाश न कर। जी ले जिंदगी खुद की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं ये कि जीवन में हम क्या करेंगे कि कोई ऐसी वजह हो हमारे पास जिससे हमको खुशियां मिले। ठीक है, तो आपको इस जीवन में तो खुशियां मिलने वाली नहीं है, क्योंकि दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा हर समय आपको क्या रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो आप जीवन को क्या करिए, खुश होकर आप पढ़ाई करिए और इतनी मेहनत कर लीजिए कि जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं उसमें सफल हो जाएं। ठीक है, आइए हम लोग आज का जो सेशन है हमारा हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और उसके क्या हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक को 1351 में क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक तख्ता के निकट बीमार पड़ गया और वहां से आते वक्त ही उसकी मौत हो गई। अब बात होती है कि जब भी कोई वंश चलता है तो उसके पीछे का कारण, उसके इतिहास को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे की जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है उसका बेटा होता आगे की गद्दी पर जो बैठता है वो बैठता है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है तो इसका जो शासन काल रहता है, इसका जो शासन काल है 1351 से 1388। हम कह सकते हैं कि तुगलक वंश का ऐसा दूसरा शासक है जो कि सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया। लगभग आप कह सकते हैं 51, 88, 37 वर्ष तक इसने क्या किया, 37 वर्ष तक इसने शासन किया। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली पर बैठने का जो दूसरा ऐसा शासक है जो कि सबसे लंबे दिनों तक शासन किया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बता भी सकते हैं उत्तर को कि सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत का राजा कौन रहा सबसे अधिक दिन तक। आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखिए, आइए हम लोग इसकी बातें करते हैं। तो ये इसका शासनकाल जो रहा 37 वर्ष तक रहा, और इसे सिकंदर लोदी और इसे फिरोज शाह, देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसे सिकंदर लोदी को फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी और औरंगजेब का औरंगजेब का देखिए, फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा गया है। का अग्रगामी कहा गया है। इतिहासकार ऐसा बताते थे कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब, जो कि हिंदुओं के लिए बड़ा दुष्ट टाइप का राजा था, यह कह सकते हैं सिकंदर लोदी था जिसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाकर, हम पढ़ाए थे पीछे आप लोगों को, पिछले सेशन में जाके प्लेलिस्ट में पढ़ा वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें क्या था कि इससे भी ये आगे निकल चुका था इसका शासन। तो देखिए हुआ क्या कि इसने, देखिए जो फिरोज शाह तुगलक से पहले शासन मोहम्मद बिन तुगलक का था, उसने क्या किया था, कुछ कर जो थे, टैक्स था, मुसलमानों पे नहीं लगते थे, उसने मुसलमानों पे भी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था कि जो कि सभी वर्गों के लिए कुछ काम करना चाहता था, और सभी वर्गों के लिए अगर टैक्स लगा था तो मुसलमानों पर नहीं लगा था। वो क्या किया था कि टैक्स को मुसलमानों पर भी लगा दिया था, तो लोग उससे क्या किए थे, नाराज हो गए थे। किससे? इससे पहले जो गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक, अब ये आया। अब इसने क्या किया कि गद्दी पर बैठने से पहले इसने क्या किया, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कुछ धन था मुसलमानों में बांटने लगा। और क्या किया कि मुसलमानों में दो पक्ष होते हैं जो कि आपस में लड़ते हैं, एक होते हैं शिया और सुन्नी। आप लोग नाम भी सुने होंगे। देखिए,
इसने शिया VS जो सुन्नी होते हैं, तो इसने क्या किया, ये एक शिया मुस्लिम होते हैं और एक सुन्नी मुस्लिम होते हैं। ये जो सुन्नी मुस्लिम थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत ही नाराज थे, तो इनको खुश किया ये क्या, धन बांटकर, इनके ऊपर लगा टैक्स हटाकर। बात समझ रहे हैं? तो ये जब खुश हुआ तो ये तो राज्यभिषेक जो प्राप्त किया था 1351 में, ये तो तख्ता जो जगह थी वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक आते वक्त मर जाता है रास्ते में, तो अब तो गद्दी खाली हो जाती है, तो वहीं से घोषित ये अपने आप को कर लेता है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन बीच में इसको ऐसा लगता है कि मुस्लिम वर्ग नाराज है तो हमारा क्या कर सकता है, हत्या भी कर सकता है। तो इसने क्या किया कि उसको खुश करने के लिए खुद ही उसको धन बांटने लगा, लोगों को ऐसा प्रतीत किया अपने आप को कि मोहम्मद बिन तुगलक एक अलग राजा था, मैं एक अलग राजा हूं जो कि आप ही के लिए, आप ही के वर्ग के लिए काम करने आया हूं। तो क्या हुआ कि मुस्लिमों में इसकी बात पहुंची, और ये जब तक दिल्ली पहुंचा तब तक बात इतनी फैल चुकी थी कि एक राजा आया है फिरोज शाह तुगलक जो कि मुसलमानों के पक्ष में है, ये बड़ा काम कर रहा है, ठीक है, धन लोगों को बांट रहा है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे नियुक्ति कर रहा है। तो लोग क्या हुए, सुन्नी वर्ग भी क्या हुए, खुश हो गए, और दिल्ली आते आते क्या हुए, दिल्ली आते आते सुन्नी मजारों पर, देखिए अब यहां से चल रहा है दिल्ली, कहां चल रहा है, दिल्ली। अब दिल्ली आते आते बीच में सुन्नी मजारों के मौलवी होते हैं ना, मौलवियों को धन आवंटित करता और उनको विश्वास दिलाता कि हम सुन्नियों के हितैषी हैं। अब देखिए ये दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली आते आते लोगों में विश्वास पैदा हो गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते लोगों में इसके प्रति विश्वास फैल गया। कि ये क्या कर रहा है, मुसलमानों के पक्ष में है, ये मजदूरों को, जो मजदूर हुए, टैक्स लगा था किसानों पर या मौलवियों पर, उसके लिए मजारों पर धन आवंटित करने लगा, तो लोग क्या हुए, इसको बड़ा प्रसन्न हुए। अब देखिए बात हुई कि हिंदू पुस्तकों को जलाने लगा। देखिए मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या किया ये, कि हिंदू पुस्तकों को जलाने लगा। जो भी हिंदू पुस्तक थी, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, या उस समय के दौर में जो लिखे थे हिंदू राजा थे, उनके बारे में लिखा था, उनको जलाने लगा। और ये जलाया तो ठीक है, और जो विशेष पुस्तक जो कि शासन करने में काम आती थी, उसको क्या किया कि चुरा लिया। विशेष पुस्तकों को चुराकर उर्दू में ट्रांसलेट करने लगा। ट्रांसलेट, इसको बोलते हैं अनुवाद। क्या बोलते हैं, अनुवाद करने लगा। अब जब देखिए इसने हिंदू पुस्तकों को जलाया तो मुसलमान और खुश हुए कि ये हिंदुओं के खिलाफ भी है। जब आप देखिए किसी को खुश करना चाहते हैं
तो उसके जो अगेंस्ट व्यक्ति है उसके दुश्मन को क्या कर दीजिए आप, उसके खिलाफ हो जाइए, देखिए आपके पक्ष में वो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वही कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक। तो इसके पक्ष में आप धीरे धीरे मुस्लिम हो गए। आगे देखिए क्या करता है, इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया। इसे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया। अब अकबर की बात होती है कि अकबर, इसको कहा कौन, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का काल का अकबर कहा गया। तो किसने कहा, इसका नाम लिख लीजिए, उसका नाम है आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, इसका नाम आप लोग लिख लीजिए आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। अब देखिए पूछोगे आप लोग कि सर फिरोज शाह तुगलक के बचपन का क्या नाम था या वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम लिख लीजिए, वास्तविक नाम फिरोज शाह तुगलक का, तो इसका नाम था कमालुद्दीन फिरोज। क्या नाम था, कमालुद्दीन फिरोज, कमालुद्दीन फिरोज। जुल्म के साए में लब, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो बोलेगा कौन। इसलिए शिक्षित व्यक्ति जो भी होते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है थोड़ा बहुत, क्या करें कि समाज में कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसको बोलने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये रहा आपका वास्तविक नाम फिरोज शाह तुगलक का, कमालुद्दीन फिरोज, जो कि इसके बचपन में इसके माता पिता रखे थे। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए ये जो कमालुद्दीन फिरोज था, जिसको फिरोज शाह तुगलक बोला गया, ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था, रज्जब का पुत्र था। देखिए तुगलक वंश का जो शुरुआत किया था वो गयासुद्दीन तुगलक किया था, और इसका एक भाई था, उसका तो पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था जो गद्दी पर बैठा। लेकिन इसका जो तीसरा वंश चला, जो सबसे ज्यादा गद्दी पर बैठा, 37 वर्ष तक शासन किया, ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। उसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक या कमालुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब देखिए इसका रिश्ता क्या हो गया, फिरोज शाह तुगलक से गयासुद्दीन तुगलक का चचा हो गए, इसके क्या हो गए, चाचा, अंकल। तो ये इनका भतीजा हो गया। अब देखिए बात ये है कि माता का नाम क्या था, माता का नाम कोई पूछेगा, फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम क्या था, मतलब रज्जब की पत्नी का नाम। तो रज्जब की जो पत्नी थी बीबी जैला थी, बीबी जैला, ये हिंदू लड़की थी। कौन सी लड़की, हिंदू लड़की, जिससे जबरदस्ती शादी कौन किया था, रज्जब, क्योंकि भैया उस समय राजा थे तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना, तो फायदा उठाया भरपूर। चलिए ये अपना क्या कर ली, चेंज कर ली, ये तुगलक वंश में चली गई। अब आगे देखिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन फिरोज शाह जो तुगलक था, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो लिख लीजिए फिरोज शाह तुगलक
का राज्याभिषेक दो बार हुआ। अब कहेंगे सर जी दो बार कैसे हुआ? एक बार देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जब आ रहा था तख्ता के निकट बीमार हो गया तो टपक गया। एक बार वहां हुआ था मार्च 1351 में पहली बार राज्याभिषेक ये तख्ता के निकट हुआ था, तख्ता के निकट। और जो दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ ये दिल्ली में हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में। ये कब हुआ? अगस्त 1351 में। देखिए ये जब 1300 मार्च में हुआ इसका पहला राज्याभिषेक तख्ता के निकट जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई, उसके तुरंत रास्ते में आ रहा था धन संपदा लुटाते हुए, मुस्लिमों को खुश करते हुए, सुन्नी को। वहां पे अगस्त 1351 में दिल्ली पहुंचता है और इसका फिर से राज्याभिषेक होता है। तो पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके शासनकाल को कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भ्रष्ट शासनकाल मानते हैं। दिल्ली सल्तनत का भ्रष्ट शासन मानते हैं। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है सभी लोग समझिए भी। देखिए फिरोज शाह तुगलक के भ्रष्ट शासन का या शासक का कारण क्या था? कारण ये था कि फिरोज शाह तुगलक करता क्या था कि ये एक पक्षी शासन करने लगा, मुसलमानों के पक्ष में उनको खुश करने के लिए शासन करने लगा। दूसरा क्या था कि ये कोई भी योजना पास करता था तो उसको इसका कमांड इसके सैनिकों पर नहीं था, ये देखता ही नहीं था। जैसे मान लीजिए कि टैक्स लगाया या टैक्स नहीं लगाया, टैक्स लगाया वहां पे 24 टैक्स इसने आगे माफ भी किए थे, लेकिन ये क्या किया था जितने भी इसके सैनिक थे, टैक्स वसूलने वाले लोग थे, ये क्या करते थे, पहले उतनी टीवी तो थी नहीं कि राजा घोषणा किया लोगों को पता चल गया आप टैक्स नहीं दोगे। सैनिक जो टैक्स लेते हुए घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा, जो लगाया गया है दरबारी वो पकड़ा जाएगा, दास पकड़ा जाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, टेलीविजन का माहौल उस समय। तो ये लोग क्या करते थे, ये तो अपना घोषणा कर दिया लेकिन उस पर अमल नहीं करता था। तो जो नीचे के व्यक्ति थे इसके व्यक्ति जो थे क्या करते थे, वो तो वसूलते थे जनता से टैक्स। बात समझ रहे हैं? और इसने कई युद्ध हुआ उस समय, चाहे राजस्थान का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब हार गया था वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय हो, चाहे तख्ता के निकट हो, चाहे वहां पे मंगोल आक्रमण की बात हो, इसने अपने शासनकाल में कोई युद्ध नहीं लड़े। इसका एक साम्राज्यवादी जो विस्तार की नीति थी और लोगों की, तुगलक वंश के, इसकी नहीं थी। ये कहता था कि मैं जितना में हूं उतना में खुश रहूंगा। ये जितना पे शासन करता था उसी को बस कहता था कि मेरा यहीं तक शासन है। तो जो राजा डर जाएगा, डर के मारे क्या करता था, ये देखिए राजस्थान में भी गया एक बार, मोहम्मद बिन तुगलक को लोग हराए थे तो उस समय भी ये गया। तो वहां पे हुआ क्या कि ये बीच रास्ते से सेना भेजकर बीच रास्ते से चला आया घर, कहा हमको नहीं जाना है वहां पे राजस्थान। तो लोगों को लगा कि ये डर गया, लोगों को क्या लगा कि ये डर गया, तो लोग अपनी मनमानी शुरू कर दी, अपने हिसाब से जीने लगे। इसके दास अपने क्या करने लगे, टैक्स लगाने लगे लोगों पे, हिंदुओं को मारने लगे, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होने लगा, उसकी मंदिरों को तोड़वाने लगे। जो भी हिंदू राजा के करीब था उसको दूर कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसको इतिहासकार कहते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे, तुगलक वंश का भ्रष्ट शासक था। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसने क्या किया कि वजीर रखना शुरू किया, वजीर, PhD, फिरोज शाह तुगलक का वजीर।
फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? तो इसका नाम है वजीर ए मकबूल नाम था। क्या नाम था? इसको वजीर भी लिख सकते हैं। वजीर ए मकबूल। क्या था? वजीर ए मकबूल। इसको फिरोज शाह तुगलक कहता था खाने जहां, खाने जहां। ठीक है। नेक्स्ट इसने देखिए 24 टैक्स खत्म करके 4 टैक्स लगाए। ये क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय, गयासुद्दीन तुगलक के समय जो 24 कर लगे थे उसको खत्म कर दिया। तो लिखिए इसने 24 टैक्स खत्म करके 4 टैक्स या कर लगाए, जिसमें 4 में कौन कौन सा है? पहला था, पहला कर की अगर बात करेंगे खराज था, जो कि ये भूमि कर था। खराज कौन से कर के अंतर्गत आता है? भूमि कर। तो इसने क्या किया कि भूमि का 1/6 हमको कर चाहिए। बात समझ रहे हैं लोगों से? जितना भी राशन हो रहा है, उपज हो रही है, उसका 1/6 ये मांगता था। ठीक है। दूसरी बात क्या किया इसने कि जकात जो मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये क्या किया कि जकात को कम कर दिया। 2 मुस्लिम पर 2.5% ही रखा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उनको खुश करना था। तीसरा था जजिया कर। ये तो हिंदुओं पे लगाया जाता था, ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला लगाम था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा थे वो जानते थे ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाए थे। ठीक है। क्योंकि हिंदुओं की जो कौम थी, जैसे यहाँ पे मौलवी थे, वहां पे कौम थी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों पर कोई व्यक्ति कर नहीं लगाया था। लेकिन जजिया कर में ये क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर भी कर, टैक्स लगा दिया। अब देखिए, जब लगा दिया इसने किस पर? कर, ब्राह्मणों पे। तो ब्राह्मण उस समय क्या थे कि मजबूत स्थिति में हिंदुओं को थे, हिंदू को जो कहते थे वो करते थे। अब वहां पे हुआ क्या कि ये बड़ा नाराज हुए। तो ये जब टैक्स की वजह से नाराज हुए तो फिरोज शाह तुगलक से बात भी किए, तो वहां पे बात बनी नहीं। तो ब्राह्मण समाज जो था वो तो नाराज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। खुम्स था, चौथा इनका कर था, खुम्स नाम था। खुम्स, ये जो कर था, ये धन जो भी लूटेंगे, धन लूट का, धन जो भी हमारे सैनिक करेंगे, लूटेंगे, जहां पे धन संपदा है वहां को लूटेंगे, उसका 1/5 भाग कहां देंगे? फिरोज शाह तुगलक के पास। बात समझ रहे हैं? नोट कीजिए। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर खुदवाई उत्तरी भारत में। 5 नहर खुदवाई। ये कहां खुदवाई? उत्तर भारत में। उसके बाद ये करता क्या है कि धन को वहां पर नहीं लूटता है। धन नहीं लूटा। कहां पे? उत्तर भारत में। धन नहीं लूटा। तीसरा काम क्या करता है इसने? 1200 बाग लगाए। कितने बाग?
1200 बाग लगाए। अब जितना इससे अर्निंग होती थी बाग से, ठीक है, फलों का बाग लगाया तो जितना अर्निंग होती थी ये राजपाट के लिए रखता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, नहरों का जाल बिछाने वाला व्यक्ति बना। नहरों का जाल बिछाने वाला व्यक्ति, नहरों का जाल बिछाने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक बना। तो मैं कहता हूं कि आप बताइए, कमेंट बॉक्स में ही बताइए कि ऐसा कौन सा तुगलक वंश का शासक था जिसने नहरों की प्रथा चलाई सर्वप्रथम। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, उसने तकावी ऋण, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या था, के समय तकावी ऋण था। तकावी ऋण था, उसको फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने तकावी ऋण चलाया था, उसको इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। इसने सिंचाई कर, उसका नाम था हब ए सर्ब। हब ए सर्ब 10% लगाया। कितने परसेंट? 10% लगाया। 10% लगाया। इसने 5 बड़ी नहरें, इसने 5 बड़ी नहरें खुदवाई। 5 बड़ी नहरें खुदवाई। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि अगर भोपौली करनाल नहीं होता तो क्या इधर पानी मिल पाता, बलुआ में करनाल नहीं होता तो क्या छोटी नहरों को पानी मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो इसने क्या किया, इसने अपने समय में 5 बड़ी नहरें खुदवाई फिरोज शाह तुगलक ने, और 50 बांध बनवाया। 50 बांध बनवाया। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि 30 झीलें और 150 कुएं खुदवाए। 150 कुएं खुदवाए। उसके बाद होता क्या है कि इसने ससगनी सिक्का चलाया। इसने देखिए सिक्का चलाया, इसने ससगनी सिक्का चलवाया। जो ये सिक्का था ससगनी, ये चांदी का सिक्का था। किसका? चांदी का सिक्के को क्या बोला जाता है उस समय? ससगनी का सिक्का। उसने क्या किया, अगडा और बिख सिक्के चलवाए। अगा और बिख सिक्के चलवाए। देखिए, अब ये अग्घा और बिक क्या होता है? तांबे और चांदी के मिश्रण को कहते हैं। चांदी और तांबे के मिश्रण को, ठीक है। जब चांदी और सोने को आपस में गलाकर एक सिक्के का निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है? अग्घा और बिक, ठीक है। तो इसने ये भी चलवाया। और इसने क्या किया, इसने इतलाक प्रथा शुरू की। इसने इतलाक
प्रथा शुरू की। उसके बाद इसने क्या किया कि इसने इक्ता प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता प्रथा बंद कर दिया था और इसने इक्ता प्रथा को क्या किया, पुनः स्टार्ट कर दिया। तो इसने इक्ता प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। इसने क्या किया कि जो इस समय इक्ता प्रथा था उसको पुनः शुरू कर दिया और विरासत का सिद्धांत लागू कर दिया। विरासत का सिद्धांत लागू किया। ठीक है, इसने अपने समय में क्या किया, विरासत का सिद्धांत भी लागू कर दिया कि कौन पीछे गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो इसने इक्ता जो प्रथा था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय, गयासुद्दीन तुगलक के समय बैन कर दी गई थी, उसको इसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए देखिए इसके समय फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा दास थे। उसके बाद क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा दास थे और इसने अस्थाई सेना रखनी बंद कर दी। इसने अस्थाई सेना देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था तो आप लोग सुने होंगे कि 5 लाख लगभग सेना रखा था सबसे ज्यादा। उसके बाद 1.5 लाख सेना वार के लिए भी भेज दिया था। लेकिन ये क्या किया कि फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा दास थे। जब गुलाम सबसे ज्यादा हो जाएंगे तो उनको भी तो वेतन नगद देना है, वेतन देना है, उनके मन की बातें करना है। जैसे मोदी जी मन की बात कभी कभी करते हैं, अभी कल भी किए थे। तो इसने अस्थाई सेना रखनी बंद कर दी। अब अस्थाई सेना को जो वेतन था, नगद वेतन की शुरुआत किए थे, उसको बंद करना पड़ा, दास क्योंकि ज्यादा हो गए थे। अब आगे देखिए, इसने रोजगार के दफ्तर खुलवाए। इसने रोजगार के दफ्तर खुलवाए और इसने क्या किया, रोजगार के दफ्तर खुलवाए और दीवान ए बंदरगाह लेकर आए। दीवान ए बंदरगाह, देखिए इसका मतलब ये होता है दीवान ए बंदरगाह का कि दासों पर नियंत्रण रखने के लिए, दासों पर नियंत्रण रखने हेतु। ये देखिए जो दास थे, ये दीवान बंदरगाह इसलिए बनवाया कि दासों पर नियंत्रण रखने हेतु। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक करता क्या है कि दीवान ए बंदरगाह की शुरुआत की। बंदरगाह, इसका तात्पर्य ये होता है दासों की भर्ती के लिए एक ऑफिस खोला जिसका नाम क्या था, अर्ज ए बंदरगाह, दासों की भर्ती के लिए। जैसे इस समय मान लीजिए यूपी पुलिस की भर्ती हो रही है तो एक भर्ती बोर्ड बनाया जाता है, उस भर्ती का फिटनेस का काम करता है, परीक्षा करवाता है, दौड़ कराता है, मेडिकल करवाता है। तो उसी तरह क्या होता था, दासों की भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगाह खोला गया। फिरोज शाह तुगलक आगे क्या करता है,
दीवान ए खैरात बनाता है, दीवान ए खैरात, या इसको बोलते हैं खैरात। ये शुरू किया दान के लिए। दान ये किसके लिए शुरू किया बेटा? दान के लिए। किसको दान करता था ये? मुस्लिमों में मुस्लिम लड़कियों को, जो कि मुस्लिम लड़कियों, जैसे मान लीजिए मुस्लिम लड़कों को शिक्षित बनाने के लिए और मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाने के लिए, ठीक है। और क्या किया ये कि विधवाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों और जो विधवा है विधवाओं के लिए ये क्या किया कि दीवान एक खैरात प्रथा चालू कर दी, जिसमें मुस्लिम लड़कियां जो कि उनके बेरोजगार हैं उनको शिक्षित करने के लिए, और विधवाओं के लिए जिसके पति मर गए हैं उनके लिए पेंशन योजना चालू करने के लिए। अगला जो कदम इसने शुरू करवाया, इसने दार उल सफर, इसने दार उल सफर की स्थापना की। अब आप लोग सोचेंगे कि सर दार उल सफर क्या होता है? तो ये अस्पताल बनवाया था। क्या बनवाया था? अस्पताल, जिसमें क्या हो कि मुस्लिम लोगों को क्या हो, शिक्षित किया जा सके, स्वास्थ्य सही उनका किया जा सके, ठीक है, सॉरी शिक्षित नहीं, उनके स्वास्थ्य पर काम किया जा सके। तो इसने दार उल सफर की स्थापना की। ये अस्पताल था, आज के समय में इसको अस्पताल बोलते हैं। नेक्स्ट इसने क्या किया आगे? दीवान ए इतिहास, दीवान, इसने फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इतिहास, जिसको हम कह सकते हैं इस समय वृद्धों की पेंशन लागू की, वृद्धों की पेंशन यहीं से दी जाती थी, पेंशन। नेक्स्ट है दीवान ए इतिहास हो गया। उसके बाद दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत लोक शिकायत के लिए शुरू की, लोक शिकायत, ठीक है। दीवान ए रिसालत लोक शिकायत के लिए किया। उसके बाद इसने क्या किया कि लोगों की जो शिकायत होगी वो कहाँ कर सकता है? दीवान ए रिसालत में। उसके बाद क्या किया कि दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए मुस्तकराज, जिसमें क्या होगा कि लगान वसूलने के लिए, जो भी लगान वसूले जाएंगे, लगान वसूलने के लिए ये क्या करता है? प्रथा चालू करता है, दीवान ए मुस्तकराज। उसके बाद क्या करता है कि इसने कई नगरों को बसाया, जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने कई नगरों को बसाया। जैसे लोग बताते हैं कि 300 नगर बसाया था, 300 नगर, ठीक है, 300 नगरों को बसाया। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।